सो गुड इवनिंग दोस्तों। लेट्स कंटिन्यू आवर लास्ट लेक्चर्स। जो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि हाउ डिफरेंट यूरोपियन नेशंस केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश फैक्ट्री एंड लाइक दे आल्सो एस्टैब्लिश रिलेशन विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और द रूलर्स, और उसके बाद दे स्टार्टेड रूलिंग। ओके, तो सबने सेटअप तैयार करने का कोशिश किया एंड हमने देखा कि एक कैसे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनता है इंडिया में जब पहले पोर्तुगीज आता है एंड देन एंग्लो पोर्तुगीज लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी भी आती है, और दोनों के बीच में एक राइवलरीज होती है टू डोमिनेट इन इंडिया, लाइक फर्स्ट फॉर द ट्रेड एंड अदर लाइक सेकंड फॉर द कॉलोनाइजेशन। ठीक है, फिर वी सॉ कि कैसे डच आते हैं and how Dutch went into war with East India Company, and finally उन दोनों के बीच में like एक war type situation आता है, and even they went into war also, and by the Anglo Dutch war they negotiated a treaty, और उसके थ्रू they decided कि Dutch will be concentrating on east of East Asia, like Indonesia, Singapore, Malaysia, all these regions, and here the Dutch will rule, and this on India, the East India Company will be ruling. Okay, so after all these, the last one to come into India is the French one. Okay, तो अभी फ्रेंच के बारे में जानेंगे। लाइक जिस तरह पोर्तुगीज आते हैं एंड दे हैड अ ह्यूज व्हाट वी कॉल अ प्रॉफिट इन इंडियन मार्केट, सेम उसी तरह क्या होता है कि इंग्लिश का जो एक प्रॉफिटेबिलिटी रहता है, और यू कैन से वहाँ से जो ट्रेडर्स आते हैं यूरोप में, दे वर वेरी बिकमिंग डे बाय डे वेरी प्रॉस्पेरस। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक अदर यूरोपियन नेशंस स्पेशली इस टाइम पे ड्यूरिंग 16th सेंचुरी फ्रेंच में भी एक इंटरेस्ट जगता है कि लाइक ही शुड आल्सो पार्टिसिपेट, और दे शुड आल्सो पार्टिसिपेट इन द ट्रेड टू ईस्ट स्पेशली इंडिया। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि फ्रेंच वेयर द लास्ट टू कम इनटू द इंडिया फॉर ट्रेड। ओके, तो 1664 में क्या होता है कि उस समय रूलिंग था लुइस, इट वाज द रूलिंग ऑफ लुइस 14। ठीक है, लुइस 14 के अंडर में एक काफी फेमस मिनिस्टर थे उनके, जिनका नाम था कोलबर्ट। तो कोलबर्ट के हेल्प से दे एस्टैब्लिश्ड कैंपनीज डेस इंडीज ओरिएंटलिस। दिस इज द फ्रेंच यू कैन से लैंग्वेज, और इसका मतलब इन इंग्लिश इट इज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। कब होता है? 1664 में होता है। इन द अर्ली डेज लाइक द किंग ग्रांटेड 15 ईयर मोनोपोली मिलता है कि जाओ आप इंडिया में, या फिर इंडियन ओशन, या फिर पैसिफिक ओशन, मेनली यू कैन से या तो इंडिया या फिर ईस्ट इंडीज में, एशिया में जाके आप ट्रेड करो। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले हमने लास्ट टाइम लाइक पोर्तुगीज में भी देखा है, हमने इंग्लिश में भी देखा है, देयर गवर्नर्स वेयर वेरी मच प्रोमिनेंट। ठीक है, उनका रहना लाइक दे हैव सम ऑब्जेक्टिव, कैसे दे मेंटेन रिलेशनशिप विद द लोकल लीडर्स, और कैसे वो फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करते हैं एट डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी इनके कुछ ऑफिशियल्स थे जिनके कारण काफ़ी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश किए गए। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इनिशियल फैक्ट्रीज कौन-कौन से एस्टेब्लिश किए थे। सबसे पहले एक ऑफिशियल थे जिनका नाम था फ्रांसियोस कैरोन। ही वाज लाइक जो एक्सपीडिशन सबसे पहले आया था फ्रेंच का टू इंडिया, वो आए थे, उसमें ही हेडेड दैट एक्सपीडिशन, और इन्होंने हेल्प किया टू सेट अप अ फैक्ट्री इन सूरत इन 1667। ठीक है, दूसरा जो नाम आता है दैट इज मेरकरा। मेरकरा एक पर्शियन पर्सन था जो कि कैरोन के साथ आया था, यू कैन से ही वाज द सबऑर्डिनेट ऑफ कैरोन। ओके, और इसने एक अनदर फ्रेंच फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता है, कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में।
1669 में। तो पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश होती है सूरत में 1667 में, सेकंड फैक्ट्री एस्टेब्लिश होती है मसूलीपट्टनम 1669 में। तो ये जो मसूलीपट्टनम होता है, लाइक मैंने बोला कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप विद द लोकल रूलर्स, और लोकल रूलर के साथ अमेरिका का ही नेगोशिएटेड टू गेट द पैटेंट। ओके, और यू कैन से फरमान आल्सो। तो फरमान इनको मिलता है कहाँ से? फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, वहां से मिलता है, और फिर ये मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं 1669 में। गोइंग अहेड, नेक्स्ट जो रहता है दैट इज 1673 में, जो बंगाल के उस समय के सूबेदार हुआ करते थे सस्ता खान। ओके, इन्होंने एक इनको परमिशन दिया था, ग्रांट दिया था टू डेवलप और एस्टेब्लिश फैक्ट्री एट चंदरनगर कोलकाता, लाइक चंदरनगर इज स्टिल देयर इन द कोलकाता। ओके, तो यहाँ पे एक फ्रेंच का फैक्ट्री एस्टेब्लिश होता है। नेक्स्ट जो होता है दैट इज पौंडीचेरी, एंड वी ऑल नो पौंडीचेरी इज वेरी मच important establishment of French. Even today, also the Pondicherry society consists of many French people. So they are still there. So they have a huge impact on the Pondicherry society. ठीक है, तो ये कब होता है? ये काफी लाइक मेनी क्वेश्चंस हैव बीन फ्रेम्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस कि पौंडीचेरी को फाउंड किसने किया था, किसने वो ग्रांट दिया था फ्रेंच ऑफिशियल को टू एस्टैब्लिश दैट। तो ये सभी क्वेश्चन का लाइक यू कैन आंसर फ्रॉम हियर कि पौंडीचेरी को 1663 में जो कि शेर खान लोदी था, जो कि गवर्नर ऑफ वालीकोंडापुरम जो कि तमिलनाडु में है। तो शेर खान लोडी ने एक ग्रांट दिया था, किसको दिया था? फ्रांसियस मार्टिन को फॉर दिस सेटलमेंट, और उन्होंने ही पौंडीचेरी को फाउंड किया। कब किया? 1674 में। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, 1674 फाउंडेशन ऑफ पौंडीचेरी एज a establishment or the settlement of French, ठीक है, बाई फ्रांसियोस मार्टिन, ठीक है, एंड आफ्टर द ग्रांट ऑफ वालीकोंडापुरम, सॉरी हाँ, शेर खान लोदी जो कि वालीकोंडापुरम का गवर्नर थे। ठीक है, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ये सभी चीजें, लाइक यहाँ से आप यू कैन एज्यूम 3 to 4 क्वेश्चंस। ओके, तो क्योंकि फ्रांसियोस मार्टिन का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो उन्हें बाद में फ्रेंच गवर्नर बना दिया जाता है आफ्टर रिप्लेसिंग कैरॉन। तो हमने देखा, लेट मी रिवाइज दैट और रिकॉल दैट। सबसे पहले हमने देखा कि कैरॉन आते हैं। ओके, आफ्टर कैरॉन, it was Merkara, a Persian people. Okay, और after Merkara, who was the person? That was the Martin or Francis Martin. Let me write F Martin. ठीक है, तो कैरॉन का क्या था? सूरत में एस्टेब्लिशमेंट किया। कब किया? 1667 में। मैरकरा ने क्या किया? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, कब किया? दैट इज इन 1669। ठीक है, उसके बाद होता है पौंडीचेरी को किसने? मार्टिन ने, सॉरी चंदननगर, एंड देन पौंडीचेरी एंड पौंडीचेरी। ये कब होता है? 1673 और सेम लाइक दोनों एक ही ईयर में होता है बाय द एफ मार्टिन। ठीक है, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले गवर्नर कौन थे? द फर्स्ट गवर्नर वाज कैरॉन एंड लेटर इट वाज रिप्लेस्ड बाय फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, ओके, तो दीज आर द प्रोमिनेंट एस्टेब्लिशमेंट, दैट्स व्हाई वी डिस्कस्ड अबाउट दैट कि कब किसने एस्टेब्लिश किया था और विद द हेल्प ऑफ और द विद द ग्रांट ऑफ विच रूलर। ठीक है, नाउ अदर देन दैट माहे, कराकल,
बालासोर एंड कासिम बाजार। तो एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है, यू गेट टू नो अबाउट इट, कि अभी करेंटली जो पौंडीचेरी एज अ एक यूनियन टेरिटरी है, तो हियर यू कैन सी पौंडीचेरी, और बट इसके जो एस्टेब्लिशमेंट है और इसके जो रीजन्स है, इट इज नॉट ओनली हियर, वो केरला में भी है, वो आंध्र में भी है, वो तमिलनाडु में भी है। तो ईच एंड एवरीवेयर लाइक देयर आर देयर, और फिर वहां सेंट्रलाइज पौंडीचेरी से इट इज बीन रेगुलेटेड। तो अभी जो पौंडीचेरी है, दैट कंसिस्ट ऑफ पौंडीचेरी, दैट कंसिस्ट ऑफ माहे, कराकल, ओके। तो ये सभी चीजें लाइक अभी का पौंडीचेरी कंसिस्ट अभी भी करता है, ठीक है। लाइक दिस इज द फेज ऑफ ग्रोइंग, ओके। अगर वी इफ वी सी 16 व्हाट वाज द ईयर 6 व्हेन कम 1664 में ये आते हैं, ठीक है। दे एस्टैब्लिश मेनी फैक्ट्रीज, और फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के बाद एक जेनिथ पे पहुंचते हैं, एक हाइट पे पहुंचते हैं। आफ्टर दैट देयर आर मेनी सेटबैक्स फॉर दिस लाइक फॉर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। काफी सेटबैक होता है, एंड वी विल डिस्कस द सेटबैक राइट नाउ, ठीक है। सेटबैक क्या होता है? सबसे पहला सेटबैक होता है कि डच ने पौंडीचेरी का 1693 में कैप्चर कर लिया था पौंडीचेरी को, बट आगे जाके एक नेगोशिएशंस होता है, एंड बाय द ट्रीटी ऑफ रैसविक 1697 पौंडीचेरी वापस से फ्रेंच को रिस्टोर कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। अगेन वहां यूरोप में देयर वाज अ वार ऑफ सक्सेशन, द स्पेनिश वार ऑफ सक्सेशन वहां पे होता है, ब्रोक करता है, और जिसके कारण फ्रेंच को जो फैक्ट्रीज थे जो कि सूरत, मसूलीपट्टनम और बंटम में था, उसको अबेंडन मतलब बंद करना पड़ जाता है, क्योंकि दे वर इन्वॉल्व मोर इन यूरोप, ठीक है, एज कंपेयर टू इंडिया, ठीक है। तो दीज आर द रीजंस। अनदर सेटबैक, फ्रांसिस मार्टिन, जो कि वी नो अभी हमने डिस्कस किया था, ही एस्टैब्लिश 1673 में, लेट मी रिकॉल, कहाँ पे, चंदननगर कोलकाता, एंड अनदर वाज द पौंडीचेरी, ठीक है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये ही डाइड कब? 1706 में। तो दीज आर द सेटबैक्स जिसके कारण इंडिया में ये कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए व्हाट वी mainly do, जब everything is not in line with our expectation, we try to restructure the things, we try to redesign the things, और उसके बाद एक बाउंस बैक करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सिमिलरली द फ्रेंच also did what did the French did, it restructured its organization, or we can see 1720 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज, ठीक है। और यहाँ पे दो गवर्नर्स आते हैं, वन वाज द लेनियोर एंड डूमास। ये कब से कब तक? 1620 से सॉरी 1720 टू 1742, और बिकॉज ऑफ देयर लीडरशिप दे गेन सम मोमेंटम, कुछ उनको मोमेंटम मिलता है, और दे ट्राई टू एस्टैब्लिश इन इंडिया, and because they try to uh, you can say uh, deepen their strength in India, they got into rivalries with the East India companies, or because of this we will see different Carnatics war, ठीक है। तो काफी क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वेरी मच प्रोमिनेंट, लाइक दे हैव देयर फुट इन डिफरेंट प्रोमिनेंट रीजन्स लाइक बंगाल, इवन इन साउथ इंडिया यू कैन से द वेस्टर्न इंडिया लाइक सूरत, और ये सभी रीजन्स में उनके काफी फैक्ट्रीज थे। उस समय के काफी एक ट्रेड हब हुआ करता था, लाइक पटना, बंगाल, दीज रीजन्स वर वेरी मच प्रोमिनेंट। तो वहां पे भी इनके स्टैब्लिशमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के हो चुके थे। तो ये सभी चीजें लाइक दे वर ऑलरेडी वेरी मच एस्टैब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद इनका आना मतलब फ्रेंच का आना, तो दे ट्राइड लाइक दे हैड टू यू कैन से वर्क हार्ड ऑन दैट,
ठीक है। और उसके लिए वार होता है फिर दोनों के बीच में। ठीक है। तो सबसे पहले वी नीड टू चेक इट, और यू वी नीड टू नो कि ये कर्नाटिक वार क्या है, कर्नाटिक है क्या, व्हाट इज दिस रीजन कॉल्ड। अगर इंडिया के मैप में देखते हैं तो ये कभी मतलब कौन से रीजन है, तो पार्टिकुलरली इट्स अ इंडियन कोस्ट लाइन रीजन्स है, जो कि हैदराबाद के आसपास में आता है। वी विल सी ऑन द मैप आल्सो। तो वी कैन सी द मैप ऑफ द साउथ इंडिया। तो ये जो रीजन यू आर सीइंग इट, so this is the Carnatic region. You can see above it is Hyderabad, and below Hyderabad, the surrounding coastal regions are the Carnatic regions. ठीक है। So it is very much important to कि कौन से रीजन्स कौन कौन है, लाइक इवन अगर अभी हम लोग कर्नाटिक रीजन को देखते हैं तो देर इज नथिंग लाइक कर्नेटिक रीजन, बट अभी ये सभी चीजें बाइफरकेट होकर तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा बन चुका है। तो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि जान ली ये रीजन्स क्या क्या है। ठीक है। तो ये कर्नेटिक वार होने के पीछे व्हाट वर द रूट कॉजेस, व्हाट वर द मेन कॉजेस बिहाइंड इट। एक कि ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया कि इंग्लिश वर ऑल ready in India in different regions. They have already have a good relation, or you can say they have already involved in the internal politics of different local rulers. ठीक है। और वहां पे they how they get into the internal politics because of their strength, ठीक है, because of their diplomacy or because of their tactics, trade negotiations, ठीक है, और obviously the military capability. So it's all arises this war all because arises because of the uh, naval and the, you can say, commercial competitions, like army, or you can say during that time, because it was all during through the maritime, so naval strength was more of importance as compared to the army। ठीक है। तो ये सभी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आता है इन इंडिया बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। ठीक है। और ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है और राइवलरी जो है काफी इंटेंसिफाई हो जाता है, स्पेशली जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, दैट हम आगे देखेंगे कि क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है। और उसके बाद फिर 7 ईयर वॉर स्टार्ट होता है। ठीक है। तो ये सभी चीजें, ये जो वॉर लाइक सिचुएशन होता है और भी डीप हो जाता है और भी ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ठीक है। तो पहला रीजन हमने पढ़ा, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बन चुका था, राइवलरी हो चुका था इंडिया में बिटवीन फ्रांस एंड द इंग्लैंड। दूसरा, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन वहां चल रहा था यूरोप में, वेयर फ्रांस और इंग्लैंड दोनों अपने आप को असर्ट कर रहे थे वहां पे। और तीसरा, लाइक 7 ईयर वॉर, जो कि वहाँ बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रिया ही ये चल रहा था, ऑस्ट्रिया को लेने के लिए। ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट कर्नेटिक वॉर। ओके। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप ये सभी वॉर का डेट याद रखें। द फर्स्ट कर्नेटिक वॉर वाज बिटवीन 1740 टू 48। ओके। ये क्यों होता है? टू असर्ट द डोमिनेंस इन साउथ इंडिया बाय द फ्रांस एंड द इंग्लिश। ठीक है। नो डैट कि दोनों का एक राइवलरी चल रहा था, एंड दे बोथ असर्ट लाइक वांटेड टू असर्ट देमसेल्फ यहाँ पे साउथ इंडिया में और यूरोप में इन द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है। दूसरा एक रीजन ये भी था क्योंकि मुगल एम्पायर डिक्लाइन फेज में था, लाइक इट वाज डिक्लाइनिंग। लोकल रूलर्स वर असर्टिंग देमसेल्फ दैट दे वर द मेन रूलर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। और उसी बीच बिकॉज ऑफ द लाइक यू कैन से लोअर स्ट्रेंथ, और यू कैन से यूनिटी का एक कमी रहना बिटवीन द स्मॉल रूलर्स, दे फाइंड दैट गैप कि हम लोग भी रूल कर सकते हैं फ्रेंच एंड द ईस्ट, डेफिनेट सॉरी इंग्लिश। ओके। तो वो एक पावर वैकम क्रिएट हो चुका था इंडिया में, उसको वो लोग
फ्रेंच एंड ईस्ट ऑक्युपाई करना चाहते थे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या कॉजेज रहता है और कैसे कैसे लाइक दे वेंट टू द वार एंड देन व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ दैट। सबसे पहले ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, जिसमें कि बोथ वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, इंग्लिश और फ्रेंच, यूरोप में। और उसी का एक यू कैन से एक्सटेंडेड था इंडिया में, जो कि फर्स्ट कर्नेटिक वार था। इमीडिएट कॉज ये था कि जस्ट टू प्रोवोक फ्रांस, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश नेवी था, जिसका नाम सॉरी इंग्लिश नेवी था, जो कि अंडर बर्नेट लीड कर रहा था। उसने क्या किया, कुछ फ्रेंच शिप्स थे, उसको दे कैप्चर्ड इट। ओके, उसके बाद क्या, लाइक फ्रेंच भी इसको रिटेलिएट करता है, और उसने अपने एक मॉरिशस की, मॉरिशस वाज दैट टाइम रूल्ड बाय द फ्रेंच, तो मॉरिशस का एक नेवी था, नेवी का हेल्प लेके, जो कि किसके अंडर में काम कर रहा था, एडमिरल ला बोर्डोनेस। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ हिम फ्रेंच गवर्नर फ्रांस रिएक्टेड बाय लाइक हाउ इट रियली, फ्रांस ने कैप्चर कर लेता है मद्रास को। मद्रास वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू द इंग्लिश। ठीक है, दे फ्रेंच फोर्ट, सॉरी मद्रास फोर्ट को फ्रेंच ने उसको कैप्चर कर लेते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, बैटल ऑफ कर्नाटिक होता है। क्योंकि अर्लियर क्या होता है, सबसे पहले बर्नेट जो था, जो कि इंग्लिश नेवी रूलर था, उसने क्या करता है कि फ्रेंच शिप्स को ऑक्युपाई कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, और इन रिटेलिएशन मॉरिशस का जो फ्रेंच नेवी ऑफिसर था, एडमिरल ला बोर्डोनेस, उसने क्या करता है कि मद्रास को ही ऑक्युपाई कर लेता है 1746 में। फिर क्या, बैटल स्टार्ट हो जाता है। द बैटल वाज फाउट बिटवीन द फ्रेंच फोर्सेस एंड द नवाब ऑफ कर्नाटिक, जो उस समय के हुआ करते थे अनवरुद्दीन। ठीक है, हियर वी विल सी कि कैसे एक छोटे से यू कैन से आर्मी का ग्रुप, लाइक 200 इनके मिलिट्री ग्रुप्स थे फ्रेंच के, एंड दे डिफीटेड ऑलमोस्ट 4000 number of, or you can say group of people in the army under that was led by Anwaruddin. ठीक है, तो यहाँ पे एक काफी सिग्निफिकेंट चीज होती है कि जो कि इट वाज लाइक अ आई ओपनर, आई विल डिस्कस द सेम, कि फ्रेंच और यूरोपियन को एक आई ओपनर टाइप होता है कि अरे अगर हम डिसिप्लिन्ड आर्मी रखते हैं, इवन दे आर लेस इन नंबर, वी कैन डिफीट द इंडियन लोकल रूलर्स, क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी, वो डिसिप्लिन नहीं था जो कि यूरोपियंस आर्मी के पास हुआ करते थे। ठीक है, तो ये वार कैसे आगे बढ़ता है, सबसे पहले बैटल ऑफ अद्रियार होता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, इंडियन नेवी जो कि लेड बाय महफूज खान, उसको हरा दिया जाता है बाई, जैसे मैंने अभी बोला, बाय द टीनी फ्रेंच, काफी छोटा, ऑलमोस्ट 200 लोग थे ऑफ द फ्रेंच। ठीक है, दैट वाज अंडर द कैप्टन पैराडाइज। कहाँ पे, सैंथोम्स। सैंथोम्स कहाँ पे है, रिवर अद्यार, सॉरी अद्यार। तो यहाँ ये कहाँ पे है, चेन्नई मद्रास के पास है ये रिवर। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो क्योंकि like every war, this is very much important to understand, कोई भी war, it will, it can't continue infinitely। ठीक है, it has to stop at a particular moment। ठीक है, तो it is better to like, even in the present scenario of international relation, or even in case of like our personal life also, we cannot
have a dispute with anybody for a long. ठीक है, it is very much important to sustain in the society or to live happily in this globalized world. We have to stop this war. ठीक है, because at any particular point of time we need to stop it, so it's better to stop it early. ओके, तो वैसे ही होता है। देयर वाज अ ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले। ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन वहाँ यूरोप में रुकता है। और इसके बिकॉज ऑफ दिस इट ऑल्सो पुट एन इंड टू द फर्स्ट कर्नेटिक वॉर इन 1748 इन इंडिया आल्सो। तो एक बार वहाँ यूरोप में ये ट्रीटी साइन हो जाता है, तो इंडिया में भी वो ट्रीटी का इम्पैक्ट होता है एंड द वॉर स्टॉप्ड। तो हमने देखा 1742, 1748। ओके, द फर्स्ट कर्नेटिक वॉर। यहाँ पे एज पर मद्रास ट्रीटी क्या होता है, इंग्लिश को सॉरी, एज पर द ट्रीटी मद्रास जो कि वो मॉरिशस का जो एडमिरल था, फ्रेंच एडमिरल जिसने कैप्चर किया था 1746 में, तो मद्रास को वापस से इंग्लिश को दे दिया जाता है। एंड वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में कुछ कॉलोनीज थे जिसको अक्वायर कर लिया था किसने, इंग्लिश ने, वो वापस से फ्रेंच को मिल जाता है। तो by this way the negotiation or the treaty impacted their like uh, various establishment. ओके, अभी हम लोग सेकेंड वॉर ऑफ कर्नाटिक देखेंगे। इसको बाई शॉर्ट अगर देखना चाहे, सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज है ये सेकेंड कर्नाटिक वॉर, बिकॉज यहाँ पे लोकल रूलर्स का लाइक इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा होता है। तो इवन लाइक देयर आर मेनी पर्सन्स लाइक मी टू इन, if we read it very much many times, but with time we get confused like who are the local leaders and with whom they were वर्किंग विथ। ठीक है, जैसे कि कुछ यहाँ पे मेनली चार रीजन्स का एक अलायंस टाइप था। ठीक है, दो अलायंस, द फर्स्ट इंग्लिश, the other was the rivalry was the France। ठीक है, again there was two local you can say reason, one was the Hyderabad and the other was the Carnatic। ठीक है, तो यहाँ पे भी वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, यहाँ पे भी वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। देयर वर टू पर्सन जो कि बोल रहे थे कि दिस थ्रोन लाइक ही शुड बी द रूलर ऑफ दैट पर्टिकुलर किंगडम, और दे टुक द हेल्प ऑफ ईच वन। तो एक पार्टी इंग्लिश के साथ जाता है, दूसरा पार्टी फ्रांस के साथ जाता है। अगेन सेम वाज विद द कर्नाटिक, यहाँ पे भी वन पार्टी वेंट टू द फ्रांस एंड अनदर पार्टी वेंट टू द इंग्लिश फॉर हेल्प। ओके, एंड देन they made a two they made two groups and they fought between them। ओके, तो अभी हम देखेंगे लाइक हाउ इट हैपेंड। तो सेकेंड जो कर्नेटिक वार था, इट वाज बिटवीन 1749 टू 1754। ओके, और ये स्टार्ट कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द एम्बिशियस पॉलिसी ऑफ यू कैन से डुप्लेक्स। फर्स्ट वॉर ऑफ कर्नेटिक में क्या होता है कि फ्रेंच आर्मी को काफी हद तक सक्सेस मिला था। they were heavily at English. So what they thought कि to like strengthen their footfall in India, they went into the war with the help of the local rulers। ठीक है, तो one reason ये था कि they were very much motivated from the their last victory। ठीक है, second reason ये था कि बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ निज़ाम मुल्क। निज़ाम मुल्क जो कि हैदराबाद के फाउंडर हुआ करते थे, उनकी मौत हो जाती है इन 1748। और फिर
वहां पे दो लोग थे, वी विल डिस्कस। पहला जो नाम था दैट वाज निजाम के ग्रैंड सन। ओके, मुजफ्फर जंग नाम था उनका। ठीक है, इनका ये कहना था कि दे ही हैव बीन like designated as the you can say governor or the emperor of that Hyderabad by the Mughal emperor। दिल्ली से उनको ये ऑर्डर मिला है और डेजिग्नेट किया है कि आफ्टर द डेथ ऑफ निजाम मुल्क मुजफ्फर जंग विल बी द रूलर। ओके, बट एट द सेम टाइम निजाम मुल्क का एक बेटा था जिनका नाम था नसीर जंग। ठीक है, नसीर जंग का कहना था कि बीइंग अ सन ऑफ निजाम लाइक आई वुड बी द परफेक्ट पर्सन टू बी एट द थ्रोन। ओके, तो यहां पे ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है। दूसरा जो रीजन था दैट वाज कर्नेटिक। वहां पे क्या होता है, मराठा रिलीज कर देते हैं चांद साहिब को। ठीक है, चांद साहिब कौन रहते हैं? दोस्त अली का सन इन लॉ, जो कि दोस्त अली कौन था? नवाब था वहां का, कर्नाटक का। तो वो जेल से छूट जाता है वहां मराठा से। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलता है, जो ऑलरेडी लाइक आफ्टर दोस्त अली के बाद अनवरुद्दीन वाज सेलेक्टेड फॉर द नवाब ऑफ कर्नाटक। तो चांद साहिब का कहना था नो, बिकॉज आई वाज देयर इन द प्रिजन इन मराठा। सो लाइक अब क्योंकि मैं जेल से आ चुका हूं, देन आई एम द परफेक्ट पर्सन टू बी एट द थ्रोन। तो यहाँ पे इट वाज बिटवीन चांद साहिब एंड अनवरुद्दीन, एंड इन हैदराबाद इट विन बिटवीन द मुजफ्फर जंग एंड नसीर जंग। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या करते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये फ्रेंच और ब्रिटिश के पास जाते हैं फॉर हेल्प। ठीक है, और फ्रेंच एंड ब्रिटिश वर सिटिंग देयर कि आप आओ मेरे पास, आई विल हैव अलायंस विथ यू, बट with some condition। okay, and some condition means they were waiting for that कि हमें आपके इंटरनल पॉलिटिक्स में आना है। ठीक है, तो क्या होता है, फ्रेंच ने सपोर्ट करता है, फ्रेंच सपोर्ट करता है मुजफ्फर जंग को एंड चांद साहिब को। ओके, मुजफ्फर जंग जो कि निजाम का पोता था, ग्रैंड सन था, और चांद साहिब जो कि मराठा ने छोड़ा था, रिलीज किया था। तो वहाँ कर्नाटक में अनवरुद्दीन को चैलेंज किया था कि तुम हटो, मैं बनूंगा यहाँ का राजा। ठीक है, और ब्रिटिश का क्या होता है, ब्रिटिश ने नसीर जंग जो कि निजाम के सन हुआ करते थे, बेटा हुआ करते थे, और उधर अनवरुद्दीन जो कि ऑलरेडी कर्नाटक का नवाब बन के बैठा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि फ्रेंच किसके किसके साथ मतलब किसके कैसे अलायंस कैसा था। तो वन वाज द फ्रेंच along with मुजफ्फर जंग। ठीक है, और चांद साहिब। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप था वो था ब्रिटिश along with नसीर जंग along with अनवरुद्दीन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है कि कौन किसके साथ था। ठीक है, ओके, अब ये वॉर कैसे स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले मुजफ्फर जंग, चांद साहिब और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये क्या करता है, डिफीटेड एंड किल्ड अनवरुद्दीन जो कि कर्नाटक के नवाब हुआ करते थे, उनको मार देते हैं। कौन से बैटल में? बैटल ऑफ अंबूर जो कि वेलोर के पास था 1749 में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1749 बैटल ऑफ अंबूर, जिसमें क्या होता है, कंबाइंड फोर्सेस ऑफ फ्रेंच, मुजफ्फर जंग एंड चांद साहिब अनवरुद्दीन को मार देते हैं। फिर एक तरह से लाइक इट वाज द सक्सेस और यू कैन से विक्ट्री ऑफ फ्रेंच। मुजफ्फर जंग क्या करता है, सूबेदार ऑफ डेक्कन बना दिया जाता है, और डुप्लेक्स जैसा कि मैंने बोला था, लाइक ब्रिटिश हो या फिर फ्रेंच हो,
दे वर देयर फॉर सम इंटरेस्ट, उनका भी कुछ सेल्फ इंटरेस्ट था। ठीक है, तो डुप्लेक्स जो कि गवर्नर ऑफ इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, उनको गवर्नर बना दिया जाता है ऑल द मुगल टेरिटरी साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। ठीक है, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगेन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को, जो कि अंडर बूसी करके एक ऑफिशियल था, उसको हैदराबाद में रखा गया। ठीक है, तो ये होता है धीरे धीरे इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटर करना। ठीक है, अब इतना कुछ हो रहा था, दे वर एट द इनिंग विनिंग एंड, तो ब्रिटिश भी तो चुप नहीं बैठेगा ना। ब्रिटिश का एक काफी यू कैन से इंटेलिजेंट और काफी डेडिकेटेड एक पर्सन, जिसको हम लोग एक तरह से फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बोलते हैं, वो थे रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अलोंग विद द हेल्प ऑफ अनदर ऑफिशियल स्ट्रिंगर लॉरेंस क्या करता है, वो डायरेक्ट एकदम अचानक से एक अटैक मारता है ऑन अगेंस्ट द लाइक मद्रास पे अटैक मारता है, वहाँ के जो गवर्नर हुआ करते थे, फ्रेंच गवर्नर सैंडर्स के ऊपर। ठीक है, और उस सडन अटैक के कारण क्या होता है, वो जो कर्नाटक के कैपिटल थे एयरकॉट, उसको वो लोग कब्जा कर लेते हैं। और ये कब होता है, अगस्त 1751 में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस सडन अटैक और इसका जो एक बोल्ड रिस्पॉन्स था रॉबर्ट क्लाइव का ऑन एयरकॉट, मात्र 210 सोल्जर्स के साथ उन्होंने लाइक उस पे चढ़ाई बोला था और जीता भी था। तो ये एक दर्शाता है कि हाउ मच स्ट्रेटेजिक और यू कैन से इम्पोर्टेंट पर्सन और द ऑफिशियल इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वॉर क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेन होता है, काफी लॉस होता है। जब ये सडन अटैक होता है तो फ्रेंच को काफी लॉस होता है इन इंडिया, और डुप्लेक्स को पॉलिसी जो कि अभी तक अप्रिसिएट किया जा रहा था कि डुप्लेक्स काफी अच्छा काम कर रहा है फॉर द सेक ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको वापस से बुला लिया जाता है कि नो, लाइक यू हैव लेड टू द फाइनेंशियल लॉस ऑफ फ्रांस। ओके, बुला लिया जाता है 1754 में। ठीक है, और उनके जगह पे आता है कौन, गोदियो, द नेक्स्ट गवर्नर फॉर द फ्रेंच, यहाँ आता है और वो नेगोशिएट करता है डिप्लोमेसी विद द इंग्लिश, और यहाँ पे एक पैक्ट साइन करता है विद द इंग्लिश। और ओके, उसके बाद क्या होता है कि चांद साहिब, जो कि कर्नाटक का ये बनना चाहता था अलोंग विद द फ्रेंच, हमने देखा था कैसे अनवरुद्दीन को हटाया था अंबर में, वी हैव ऑलरेडी सीन। ओके, तो जब ये क्लाइव का अटैक होता है उसके बाद अगेन चांद साहिब एक बार उसको अनवरुद्दीन को मारने के बाद खुद से वहां गद्दी पे बैठ जाता है, बट क्लाइव उसको फिर से हटाकर और वहां एक मोहम्मद अली वजाह को वहां पे बैठा देता है, ये ब्रिटिश के सपोर्ट से, मतलब क्लाइव के सपोर्ट से। नासिर जंग, ठीक है, उसको मार दिया जाता है, जो कि नासिर जंग फ्रेंच के साथ था। पहले चांद साहिब को हटा दिया गया, उसके जगह पे लाया गया मोहम्मद अली को। ठीक है, उसी तरह नासिर जंग को भी मार दिया जाता है 1750 में बाय द ब्रिटिश। और ये वॉर उसके बाद फ्रेंच नेगोशिएट करते हैं और ये वॉर एंड होता है बाय द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754। ठीक है, तो ओवरऑल अगर ये देखते हैं, ये जो वॉर होता है सेकेंड कर्नाटिक वॉर, इट एंडेड विद द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश। ओके, इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है, इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि ब्रिटिश का जो यहाँ पे डोमिनेंस है लाइक काफी बढ़ जाता है, काफी सॉलिडिफाई हो जाता है इन इंडिया। ठीक है, डुप्लेक्स का फेल्योर माना जाता है, दैट लेड टू द व्हाट यू कैन से फाइनेंशियल लॉस ऑफ ब्रिटिश, सॉरी नॉट फ्रेंच। ठीक है, नेक्स्ट इज द काफी टेरिटोरियल चेंज होता है, बिकॉज लाइक मैंने बोला अभी फ्रेंच ने भी वही किया था आफ्टर देयर विक्ट्री, उन्होंने लाइक अपना
एक सेल्फ इंटरेस्ट डाला था, दे इन्वॉल्व इन द इंटरनल पॉलिटिक्स, दे बिकम द गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, डुप्लेसिस। उसी तरह यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें चेंज होती है एंड एज पर देयर प्रेफरेंस एक यू कैन से पॉपेट लाइक रूलर्स वेयर थ्रोन्ड इन डिफरेंट रीजन्स, जैसे मोहम्मद अली को बैठा दिया जाता बाय द ब्रिटिश इन कर्नाटिक्स। सो लाइक इन रियलिटी दे वर द सॉरी इन यू कैन से उनको वहाँ राजा की तरह तो बना दिया था, बट दे वर एक्टिंग ऑन द फिंगर्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ओके, हमने ऑलरेडी लाइक लोकल पॉलिटिक्स भी चेंज हो जाता है। चांद साहिब को लाइक चांद साहिब को मार दिया जाता है और उसके जगह पे मोहम्मद अली वजह को वहाँ पे लाया जाता है। तो यू कैन से जो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर था वो धीरे धीरे लोकल लीडर्स के साथ मिलके काम करने लगे थे। ओके, अब हम लोग देखते हैं थर्ड कर्नेटिक वार। ठीक है, थर्ड कर्नेटिक वार कब से कब तक है? 1757 टू 1763। इसमें क्या होता है, ये एक फाइनल और कंक्लूडिंग वॉर था ऑफ कर्नेटिक वॉर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक्सटेंशन होता है। इतना चीज होने के बाद भी लाइक दोज हु वर इन द डिफीटिंग एंड, वो चाहता है कि फिर से मैं असर्ट करूं खुद को और अपना एक डोमिनेंस बनाओ। बट देखते हैं विथ वार व्हाट हैपेंड। ठीक है, वो राइवलरी जो मैंने अभी डिस्कस किया ये कंटिन्यू रहा। ठीक है, बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। ओके, ग्लोबल एक यहाँ पे इशू था कि वहाँ 7 ईयर वॉर चल रहा था 1756 से इन यूरोप, 1756 से लेके 1763 तक, कि यूरोप को भी लाइक हु विल गोइंग टू बी डोमिनेट देयर। ठीक है, तो ये वो जो थर्ड कर्नेटिक वार होता है दैट स्टार्टेड विद और द बिगेन विद द 7 ईयर वॉर। ठीक है, जब ऑस्ट्रिया को ऐसा था कि दे वांटेड टू रीटेक सिलिशिया, ये लाइक इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अभी आप ये सभी को ऑन मैप यू मार्क इट एंड यू गेट टू नो अबाउट दैट। ओके, अभी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ ऑफिशियल्स है जिस इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू उसको हम लोग याद करके रखें। जैसे हमने हमने अभी बहुत सारे देखे, वी सॉ रॉबर्ट क्लाइव, डुप्लेक्स, बुश थे, जो कि हैदराबाद पे स्टेशन किया गया था एक आर्मी उनके अंडर में। ठीक है, उसके अलावा जो मॉरिशस का जो ये था एडमिरल था, उसको रखा गया, उसको लाया गया। तो दीज आर द ऑफिशियल्स दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू नो। ठीक है, कि इनका कहाँ पे लाइक यू कैन से एक रोल रहा है। ठीक है, अभी द नेक्स्ट ऑफिशियल और द पर्सनल वाज काउंट डे लिली, जो कि ब्रिटिश आर्मी सॉरी फ्रेंच आर्मी को लीड कर रहे थे। वो इंग्लिश फोर्ट को अटैक करते हैं ऑफ संत डेविड एंड वेजी सॉरी विजिया विजिया सॉरी विजिया नगर। ठीक है, दिस इज नथिंग बट विजयनगर इन 1758। ओके, और मसूलीपट्टनम में क्या होता है कि इंग्लिश काफी एग्रेसिव हो जाता है बिकॉज ऑफ द अर्लियर अटैक बाय ये काउंट द लिली। ठीक है, और वो ब्रिटिश जो आर्मी था अंडर एडमिरल डे के, उस पे अटैक करता है और काफ़ी डैमेज करता है। ठीक है, तो इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, ये जो वॉर होता है, एक इंग्लिश ऑफिशियल था, ही इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट, जनरल एरिक कॉटे। ठीक है, इसको इसने क्या करता है, काउंट डे लिली को एकदम काफ़ी बुरी तरह उस पे अटैक करते हैं। एंड नॉट ओनली अटैक ये लिली को, उसने जो हैदराबाद पे बूसी थे आर्मी को कंट्रोल किए हुए थे, इनको भी ये कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, पौंडीचेरी जो कि ये इसका फ्रेंच का एस्टेब्लिशमेंट था, वहाँ पे लिली ट्राई करते हैं ब्रेवली उसको ये करने का 8 मंथ तक, बट
lastly they have to like what we can say release it or give up in January 1761 में ब्रिटिश उनसे पौंडीचेरी को भी कैप्चर कर लेते हैं। वहां पे फिर क्या होता है, अनदर ऑफिशियल जिंजी एंड माहे का डेथ होता है। फ्रेंच इन्फ्लुएंस फिर वहां पे कम होते जाता है और अपने लोवेस्ट पॉइंट पे इंडिया में वो अभी काम करते रहता है। उसके बाद ये अगर सिग्निफिकेंस देखा जाए तो थर्ड कर्नेटिक वार एक काफ़ी डिसिसिव वार था जो कि ट्रीटी ऑफ पेरिस से 1663 1763 से लाइक रुकता है और वहाँ पे यू कैन से ये थर्ड वहाँ ऑस्ट्रिया यूरोप में तो रुकता ही था, रुका ही, और इंडिया में भी जो कर्नेटिक वार चल रहा था वो रुका। ठीक है। थर्ड कर्नेटिक वार में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बैटल होता है वो बैटल ऑफ वेंडीवास जो कि तमिलनाडु में है। और लाइक हमने देखा इन कर्नेटिक थर्ड कर्नेटिक वार इट इज ऑलवेज द ब्रिटिश हु इज ओवर और डोमिनेंट ओवर दिस यू कैन से फ्रेंच। तो बैटल ऑफ कर्नेटिक वार दैट अकर्ड ऑन 22 जनवरी 1760। ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है कि एक तो द फर्स्ट थिंग वाज द इनका जो डोमिनेंस था ब्रिटिश का इंडिया में वो काफ़ी बढ़ जाता है। ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस है वो उसका ऑलमोस्ट यू कैन से लोवेस्ट पॉइंट पे चला जाता है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। इसका ग्लोबल एक इम्पैक्ट होता है जहाँ पे लाइक यूरोप में भी ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो है वो रुक जाता है और यहाँ पे भी जो थर्ड कर्नेटिक वॉर है उसका भी उस पर इम्पैक्ट होता है। ब्रिटिश का ऑब्वियस है डोमिनेंस होता है, एक्सपेंशन होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है एक लीगेसी जो कि कॉलोनियल राइवलरी का लीगेसी था, वो ऑलमोस्ट यहाँ से ख़त्म हो जाता है क्योंकि इट इज़ द ओनली द ब्रिटिश दैट गोइंग टू रूल ओवर द इंडिया फॉर द नेक्स्ट यू कैन से 100 years। ठीक है। और ट्रांजिशन होता है इनटू ब्रिटिश राज एज वी सेड। ठीक है। तो अभी कंक्लूड इसको करने से पहले इट इज़ वेरी मच टू अंडरस्टैंड कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने अभी तक ये देखा कि फ्रेंच यहाँ पे इंडिया में क्यों आए थे, क्योंकि उनको एक ल्यूक्रेटिव और कौन से काफ़ी प्रॉफिटेबल यहाँ पे ट्रेड दिख रहा था बिकॉज ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कर रहे थे। वो कैसे आते हैं यहाँ पे इंडिया में, दे गवर्न देयर गवर्नर्स लाइक डुप्लेसिस यहाँ पे आते हैं, लाइक सॉरी सबसे पहले कैरॉन, उसके बाद मैरकरा और फिर उसके बाद लास्टली मार्टिन कैसे डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट करते हैं फैक्ट्रीज का। ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद जैसे-जैसे उनका डोमिनेंस बढ़ता है ऑलरेडी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे थी, तो एक राइवलरीज़ क्रिएट होता है और राइवलरीज़ क्रिएट होने के बाद वी गेट टू नो कि कर्नेटिक वार होते हैं, 3 कर्नेटिक वार्स एंड 3 कर्नेटिक्स वार में देयर वाज़ अ इन्वॉल्वमेंट, स्पेशली सेकंड कर्नेटिक वार में देयर वाज़ अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल रूलर्स और लोकल रूलर्स में स्पेशली कर्नाटिक रूलर एंड हैदराबाद रूलर। ओके। एंड सिमिलरली लाइक कैसे कैसे वो ख़त्म होता है, व्हाट वाज द डिफरेंट ट्रीटी और द पैक्ट दैट एंडेड द वॉर। ठीक है। और थर्ड कर्नेटिक वॉर भी लाइक सिमिलरली ख़त्म होता है। एंड अभी हम लोग ऑलमोस्ट सभी को देख चुके हैं, सभी यूरोपियन नेशंस जो कि इंडिया में आए थे एक्सेप्ट सबसे पहले हमने किसको देखा, पोर्तुगीज, देन डच, देन ईस्ट इंडिया कंपनी, देन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ओनली वन दैट इज लेफ्ट इज द सॉरी डेन्स। ओके। द डेन्स वर जस्ट काफ़ी छोटा है, इनका कुछ ज़्यादा इंडिया में इम्पैक्ट रहा भी नहीं है और ज़्यादा दिन के लिए यहाँ पे वो आए भी नहीं थे। सो लाइक इन अ शॉर्ट वी विल डिस्कस देम ऑल्सो। तो,
ठीक है। डेन्स थे, उनका दे कॉल इट डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एस्टैब्लिश किया गया था कब? एस्टैब्लिश इन 1660, 1660 में एस्टैब्लिश किया जाता है। और 1620 में इनका फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है, कहाँ पे? तंजौर में। फर्स्ट फैक्ट्री एट तंजौर, ठीक है। और फिर उसके बाद देयर नेक्स्ट फैक्ट्री वाज कहाँ पे? श्री रामपुर, कोलकाता। सो श्री रामपुर और चंदन नगर, जो कि इसका था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट था। तो ये अभी भी ये यू कैन से नेम ऑफ दैट प्लेस अभी भी इन वेस्ट बंगाल इट इज प्रेजेंट, ठीक है। इट इज नियर टू कोलकाता ओनली, तो लाइक they are still there, okay। Even like French is still there, like even the French used to come there also, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच का जो मेन ऑब्जेक्टिव था इनटू द इंडिया, दैट वाज नॉट ट्रेड, और यू कैन से मिशनरी एक्टिविटीज जो थे, लाइक प्रोपागेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, missionaries activities were more as compared to कॉमर्स। जो ट्रेड में ज्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं था, लाइक उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम यहाँ पे सबसे पहले मिशन लाइक क्रिश्चियनिटी को प्रोपागेट करेंगे, और लाइक उसके बाद सेकेंडरी जो उनका एक्टिविटी था वो कॉमर्स या ट्रेड था। तो और विथ टाइम उन्होंने अपने एस्टेब्लिशमेंट को सोल्ड कर दिया टू द ब्रिटिश, ठीक है। तो ऐसा था, ठीक है। तो अभी तक हमने लाइक जो देखा, तो एक के बाद लाइक वी डिस्कस ईच यूरोपियन नेशन, देयर अराइवल इनटू द इंडिया, ठीक है। तो हमें अभी तक क्या लगा, लाइक द मोस्ट सक्सेसफुल हूँ, और द मोस्ट सक्सेसफुल द ईस्ट, व्हाट वी कॉल द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द मोस्ट सक्सेसफुल। और उसके रीजंस क्या थे, कैन वी डिस्कस? उसके रीजंस ये थे कि उनका जो सबसे पहला और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेस इन इंडिया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि वो इंडिया में जो प्राइमरी उनका एक्टिविटी था दैट वाज ट्रेड, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटी जो था वो था क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी को प्रोपागेट करना। लाइक इसके अलावा जो भी और लोग थे, हमने पोर्तुगीज को भी देखा कि कैसे वो जहांगीर अकबर के कोर्ट में जाते हैं एंड दे ट्राई टू असर्ट क्रिश्चियनिटी ओवर द इस्लाम, और उनका ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि क्यों नहीं इनको हम इस क्रिश्चियन में कन्वर्ट करा दें, ठीक है। सेम वाज विद द डेन्स आल्सो, डच आल्सो, ठीक है। बट ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐसा था कि फर्स्ट दे वांटेड टू ट्रेड, फर्स्ट दे वांटेड टू एस्टैब्लिश इन इंडिया, once they get to rule over that, then they would try the secondary activity। दूसरा इनका नेवल सुपीरियरिटी, ठीक है। इनके पास जो लाइक हमने सबसे पहले देखा था जहांगीर के कोर्ट में थॉमस हॉकिंस, 1612 13 में कैसे उन्होंने पोर्तुगीज को डिफीट किया था, और बिकॉज ऑफ दिस डिफीट जहांगीर खुश हो गए थे, ठीक है। जहांगीर खुश होने के बाद उन्होंने अलाउ किया
सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। ठीक है। तो ये उनका एक काफी अच्छा ये था, मतलब नेवल उनका पावर जो था काफी अच्छा था, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगेन दूसरा ये है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है, वहां पे इंग्लैंड में उस टाइम पे काफी साइंटिफिक डेवलपमेंट चल रहा था, तो वो धीरे धीरे इंडिया में भी उस चीज को यूज कर रहे थे, लाइक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जैसे सपोज टेक्सटाइल का वहां पे इंडस्ट्री डेवलप हो रहा था, तो इंडिया में उस समय रॉ मटेरियल्स थे, दैट दे लाइक टेक इट फ्रॉम हियर, और वहां पे जाके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते थे, एंड देन दे सेल इट टू द डिफरेंट कॉलोनीज, स्पेशली इंडिया आल्सो। तो इंडिया का वो रॉ मटेरियल्स लेते थे, वहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, एंड देन सेल इट बैक टू द डिफरेंट कॉलोनीज। ओके। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन्ड ऑफिशियल्स। डिसिप्लिन्ड ऑफिशियल्स में क्या होता है, हमने देखा एक से एक इनके पास ऑफिशियल्स थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रॉबर्ट क्लाइव। अगर हम लोग लाइक इन द नेक्स्ट वीडियोस हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बंगाल पे इंटरनल पॉलिटिक्स में ये इन्वॉल्व होते हैं और रूल करना शुरू करते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन रहता है, डेट वाज ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ इंग्लैंड में और द ब्रिटेन में एक स्टेबल गवर्नमेंट होना, जो कि कंटिन्यूअसली सपोर्ट कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, गो एंड ट्रेड। ओके। ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके जो कि काफी इम्पैक्ट रहा ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटेन टू सक्सीड इन इंडिया ओवर द अदर यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है। तो लाइक इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी चीजें हमने अभी डिस्कस किया, यू ट्राई टू रिमेम्बर दिस, रिकॉल दिस, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो। ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में लाइक अभी तक हमने जितना पढ़ा है उस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। Just let me know in the comments like how is the video, sorry, how was my earlier videos also and this video, and if any doubt or if I have discussed anything on like in mistake, just pin me or the comment me. I would like to correctify or rectify it. Okay. Thank you so much. Please like, share, and subscribe the video.